पहले ही बता दिया करो मुझे, ठीक है? पहले नहीं बताओगे तो फिर पूरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तो फिर क्या फ़ायदा आपके जीने का? अच्छा चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलता रहेगा यार, नहीं भी चलेगा, हम तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये तो दुनिया को ही पढ़ा लेंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है आपके, और उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, अपने पास लिखेंगे राष्ट्रपति। क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति। अच्छा यार, एक बात मुझे बताइए आप लोग, ये राष्ट्रपति कौन होता है? जानते हैं आप लोग राष्ट्रपति कौन होता है? जानते हैं आप लोग राष्ट्रपति कौन है? वेरी गुड बेटा। राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र का स्वामी है। राष्ट्रपति का मतलब होता है राष्ट्र का स्वामी, यानी कि राष्ट्रपति सरकार का मुखिया तो है ही है, उसके साथ साथ पूरे देश का भी हेड है। अगर आपसे पेपर में सवाल पूछ लेगा कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो भारत का पहला नागरिक कौन है? आप सोच रहे होंगे हम लोग भारत के पहले नागरिक है। बेटा हम भारत के पहले नागरिक नहीं है। भारतीय सोच रहे सर मैं भारत के पहले नागरिक हूं। भारत का पहला नागरिक बेटा राष्ट्रपति है। कौन है? भारत का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक है। यानी कि अपने पास आप लिखेंगे, लिखो जरा राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 से 62 तक बताया गया है, और भाग 5 में, कौन से भाग में? पार्ट 5। टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट कितने बेटा? टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल भागों की संख्या कितनी है? टोटल भागों की संख्या है 25 भाग, और 25 भाग में से किस भाग में? भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है? भाग 5 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा आपको राष्ट्रपति के ही बारे में देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी पोटली जो है राष्ट्रपति के बारे में खुली की खुली आपको मिलेगी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा भारत का पहला नागरिक कौन है? भारत का पहला नागरिक कौन है? भारत का पहला नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति इतनी बड़ी पावर है, राष्ट्रपति इतनी बड़ी पावर है कि जितनी भी आपातकालीन शक्तियां होती है, देश की सबसे बड़ी पावर होती है इमरजेंसी पावर। ये सारी की सारी पावर जो लागू करता है, आपातकालीन शक्तियां जो लागू करता है, वो कौन लागू करता है? राष्ट्रपति ये सारी की सारी आपातकालीन शक्तियां लागू करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति सारी की सारी इमरजेंसी पावर, सारी की सारी आपातकालीन शक्तियां कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए, तीनों सेनाएं, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर कौन है? तीनों सेनाओं का कमांडर तो अलग अलग, लेकिन सबसे बड़ा चीफ कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ही तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। आप जिन IAS IPS की रील देखते हैं ना, या उतर गए, गाड़ी से उतर गए, ऐसा हुआ, देखते हैं आप लोग? रील देखते हैं, गाड़ी से उतर गया, कभी आप देखें दिल्ली की गाड़ी से उतर गया, कभी यहाँ से उतर गया, कभी उसके सामने 10-10 लोग पुलिस वाले खड़े, गाड़ियों का काफिला खड़ा है। बेटा वो सारे लोग ट्रेनिंग के बाद राष्ट्रपति से ही शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति ही उनसे कसम खिलवाता है कि कसम खाओ कि देश की प्रभुता, अखंडता की रक्षा करेंगे, देश की एकता को बनाए रखेंगे, कभी आप लोग घूस नहीं लेंगे। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति इस देश की सुप्रीम पावर है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति बेटा हमारे देश की सबसे बड़ी पावर है। समझ रहे हो? तो अपने पास लिखो जरा, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है। सभी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है।
फटाफट लिखो, देर मत करो, बड़े बड़े छोटे बच्चे थोड़ी बच्चे आप लोग, फटाफट लिखो। भारती जी फांसी लगा देंगे बेटे, ठीक है जी। सभी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सभी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जितने भी इमरजेंसी पावर है किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और लिखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का क्या होता है? चीफ कमांडर होता है। अगर आपसे पूछ लेगा तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होता है। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब यार अंजलि की इच्छा होगी, ये दूसरे वाली अंजलि, इसकी इच्छा होगी कि सर मुझे भी राष्ट्रपति बनना है यार, ऐसी पावर तो मुझे भी चाहिए यार। पावर कौन नहीं चाहता इस दुनिया में? तो अंजलि को लग रहा है कि सर मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, मुझे भी प्रधानमंत्री को अपने सामने झुकाना है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए? आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए? थोड़ी ना कि चलेगी वहां पे प्रधानमंत्री बन गई, उसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता होनी तो जरूरी ना। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बेटा कुछ योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि नंबर एक क्या कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है। अब हम पाकिस्तानी को थोड़ी बेटा भारत का राष्ट्रपति बनाएंगे। अगर मान लो ये लाहौर से होती तो हम इसको थोड़ी भारत का राष्ट्रपति बनाते। अगर भारतीय है तभी हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात क्या है? भारत का नागरिक होना है। दूसरी बात, पागल नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया समझते हो? कर्जदार। वरना जनता सोचती है कि ये तो अपना कर्जा निपटाने के लिए राजनीति में आया। राजनीति से लोग बहुत कर्जा निपटा लेते हैं अपना। नेताओं की अगर मैंने पोल खोलनी शुरू कर दी, समझ रहे हो, तो राजनीति से दुनिया भर का पैसा हो लेते हैं और अपने कर्जे उतारते हैं। समझ रहे हो? तीसरी चीज, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ये लिख लो, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। अगर 35 साल से एक महीना भी कम आपकी आयु है, अगर 35 साल से एक महीना भी कम आपकी आयु है, तो आपको कह देंगे कि नहीं भाई ये हमारा कैंडिडेट नहीं है, इस कैंडिडेट को हम नहीं चुन सकते। यानी कि अगर आपकी आयु 35 साल से कम है तो भी आपको जो है आप एलिजिबल नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए, क्योंकि आयु कितनी है? कम से कम 35 साल। दूसरी बात, आपके जो है आपके बेटा संसद के दोनों सदनों में 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक। अपने पास लिख लो क्या होने चाहिए? 50 अनुमोदक और 50 आपके प्रस्तावक होना बहुत जरूरी है। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। आप सोच रहे होंगे सर अब ये अनुमोदक क्या होता है, अब ये प्रस्तावक क्या होता है? आपके दिल में सवाल होगा। तो बेटा अनुमोदक का मतलब है, सिंपल सी बात यह है कि आपके संसद के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 100 सदस्य आपके सपोर्टर होने चाहिए। 50 सदस्य आपका प्रस्ताव रख रहे कि हाँ भाई ये हमारा कैंडिडेट है, और 50 लोग जो है क्या कर रहे हैं? आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल हाँ भाई बिल्कुल आपके समर्थन में खड़े हैं। यानी कि कुल मिलाकर यानी कि 802 में से 552 सीट होती है ना कुल लोकसभा की, और 250 होती है किसकी? राज्यसभा की। तो कुल मिलाकर बनती है बेटा 802। 802 में से 100 लोग आपके समर्थन में हैं। अगर 100 लोग आपके समर्थन में हैं तभी आपको टिकट मिलेगा कि हाँ भाई ये है हमारा उम्मीदवार और इसको टिकट दे दो। तीसरी बात, तीसरी योग्यता क्या है भैया? आपको जो है 15,000 रुपए जो है 15,000 रुपए जो है संचित निधि में जो है जमानत के तौर पर जो है जमा करने पड़ेंगे। 15,000 रुपए जो है आपको एक जमानत के तौर पर वहां पर जमा करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है आप एलिजिबल बनेंगे। ये एक मतलब एक क्राइटेरिया है कि आपके लिए ये जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए। 15,000 रुपए जमा करवाओ, एक जमानत के तौर पर है, फिर आपको टिकट मिल जाएगा। इन सारे काम होने के बाद, समझ लो। खैर मैं तो बोल रहा हूं यार मैं 1 करोड़ दे दूं, मेरी जमानत करवा दो, है ना? समझ रहे हो? बताइए जी। अब भारती को मैं बोल लूं कि राष्ट्रपति बनना है और तुझे सिर्फ 1 लाख रुपए देना है जमानत के तौर पर, तो दे देगी? और क्या सर राष्ट्रपति बनोगे इतने, पता है आपको राष्ट्रपति की फैसिलिटी क्या है? देखो अगर आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना है, राष्ट्रपति को बेटा कितना वेतन मिलता है, पता है आपको?
राष्ट्रपति का जो वेतन है सालाना वो है बेटा 5 लाख रुपए। कितना वेतन है? 5 लाख रुपए। आप बोलेंगे सर इतना कम, इतने में तो कुछ नहीं होगा। वंशिका बोल रही है मेरे लिए तो 20,000 ही बहुत अगर मिल जाए, समझ लो। तो कहने का मतलब यह है कि 5 लाख महीने की उसको सैलरी मिलेगी, उसकी घरवाली को हर महीने 30,000 रुपये, या फिर पति होगा अगर तो फिर 30,000 रुपये उसको पर मंथ मिलेंगे। और यही नहीं बेटा, रहने के लिए घर मिलेगा जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन मिलेगा। क्या मिलेगा? राष्ट्रपति भवन मिलेगा। चौंक जाएंगे आप बात सुनकर। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? 340 कमरे मिलेंगे आपको, 340 कमरे आपको मिलेंगे। और जिसमें 200 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं, 200 से ज्यादा ऑफिसर मिलेंगे उसमें काम किए, जिनको आप ऑर्डर दोगे ठुक से कि हाँ भाई ये काम कर, चल भारतीय बर्तन मांझ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बताइए जी, समझ रहे हो? यही नहीं बेटा, विदेशी यात्रा, जहां भी आपने विदेशी यात्रा करनी है, फैमिली टूर आपको फ्री मिलेंगे। फ्री आपको हर जगह पर यात्रा मिलेगी। आपकी जो सैलरी आएगी वो टैक्स फ्री आपकी सैलरी आएगी। यही नहीं, आप बीमार होते हो, आपको कैंसर हो गया है, सारे इलाज आपके बेटा फ्री में होंगे। टोटल इलाज आपके क्या होंगे? सारे के सारे इलाज आपके फ्री होंगे। इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है आपको। लेकिन यार बात यह है कि सर ये राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन लेते हैं? तो अपने पास आपको पता होना चाहिए, तो लिखो जरा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, मेरे प्यारे बच्चे सभी तरह के विधानसभा के सदस्य, जितने भी राज्य विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य, ये सारे के सारे लोग जो है राष्ट्रपति को वोट देते हैं बेटा। आपने देखा होगा, कभी आपने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया? आपने मोदी को वोट दिया? बिल्कुल। हमने सुरेश कश्यप जी को वोट दिया जो सीधा मोदी तक पहुंचा। क्या आपने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया? नहीं दिया। क्योंकि हमने नहीं दिया, हमने जो नेता चुने हुए हैं, हमने जो एमएलए चुने हुए हैं, हमने जो लोकसभा के मेंबर सुरेश कश्यप जी, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, अनुराग ठाकुर, हमने जो वो चुने, उन्होंने वोट दिए आगे राष्ट्रपति को। समझ रहे हो? तो हम डायरेक्ट वोट नहीं देते, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है बेटा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव बेटा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। समझ रहे हो? बताइए जी। लेकिन यार पेपर में सवाल ये आता है, पेपर में सवाल ये आता है कि भाग कौन नहीं लेते हैं? भाग कौन नहीं लेते हैं? पेपर में यह सवाल आएगा। तो भाग कौन नहीं लेते हैं? तो बेटा राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन भाग नहीं लेंगे? विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन भाग नहीं लेंगे? विधान परिषद। कारण क्या है बेटा? क्योंकि भारत के केवल 6 राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद है, और बेटा जम्मू कश्मीर में भी है। भारत के 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद है। अब इनको तो बेटा कोई भी खरीद लेगा, तो कहता है तू इसमें रोड़ा मत डाल, तू अपना शांति से रह, विधान परिषद तू इसमें भाग मत ले, और दुनिया भर के मेंबर इसमें भाग लेने वाले। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना है। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार पेपर में आ चुका है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य कभी भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं? तो मैंने बेटा आपको बताया था कि राष्ट्रपति 12 सदस्य राज्यसभा में चुनता है अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैं राष्ट्रपति हूं, तो मेरी इच्छा है कि मैंने मुस्कान को भी राष्ट्रपति चुनना है, मेरी इच्छा है कि मुझे मुस्कान को भी राज्यसभा में चुनना है, मेरी मर्जी है मतलब। तो यार एक बात बताओ,
मैंने आपको अपनी मर्जी से इतना बड़ा पद दिया, तो क्या आपका एक बार भी फर्ज नहीं बनता कि यार हम बिना पूछे इसका सपोर्ट करें? तो कहा गया कि भाई ये लोग तो जो 12 मेंबर और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन में है जो खत्म हो चुका है, ये 12 मेंबर ये तो ऑटोमेटिकली तेरा साथ देंगे ना, आप लोग मेरा साथ देंगे नहीं देंगे? तो इसका मतलब आप मेरा ऑटोमेटिकली साथ देंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये तो तेरे अपने खरीदे हुए हैं, ये तो भाग ही ना ले तो अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ना तो विधान परिषद के मेंबर भाग लेते हैं, ना ही राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब ये क्या हो रहा है? अभी हर जगह रोला पड़ रहा है दिमाग, इनको गोली मार दूंगा मैं आज। ठीक है जी, सुनो मेरी बात अब ध्यान से। अब हम ये बात करेंगे कि बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितना होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। लेकिन बात यह है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अगर राष्ट्रपति क्या होता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति ने जहर खा लिया, राष्ट्रपति ने फांसी लगा ली, या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर कौन काम करेगा? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर बेटे उसकी जगह पर काम करेगा उपराष्ट्रपति। लिख लो, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति खत्म हो गया, इसके जगह पर कौन आ गया? उपराष्ट्रपति आ गया। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश पद पर नहीं है तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा। भाई वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता, भाई वैसे तो निशु जी ऐसा नहीं हो सकता बेटा। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया कि राष्ट्रपति ने ये बोल दिया कि नहीं मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, वैसे तो यार कौन मना करेगा। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि नहीं मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, यानी कि उपराष्ट्रपति ने अगर मना कर दिया, अगर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनने से मना कर दिया, यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में फिर राष्ट्रपति का पद तो जरूरी है, फिर राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो सीजीआई। तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन संभालेगा? सीजीआई। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? सीजीआई। और अगर सीजीआई ने भी प्रिया जी मना कर दिया कि नहीं मुझे भी नहीं बनना है, मैं बड़ी मुश्किल से सीजीआई बना हूं, लेकिन मना क्यों करेगा? 340 कमरे नहीं चाहिए क्या? है ना, सबको घर दिखता आज के टाइम है ना। लड़के अगर किसी का रिश्ता भी हो रहा हो, घर कैसा है यार, समझ रहे हो? अबे ढक्कन घर चाहिए, अच्छा संबंध अच्छा चाहिए, समझ रहे हो? सुनो मेरी बात, सीजीआई ने मना कर दिया तो कौन? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। लिखो जरा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है, अगर सीजीआई ने मना कर दिया तो क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। किस में करेगा? राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा। अगर मना कर दे तो ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति के पद खाली होने पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा? सीजीआई। सीजीआई की अनुपस्थिति में कौन करेगा? कौन करेगा? आवाज सुस्ती मत फैलाओ प्लीज यार। कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुनो मेरी बात, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो बेटा 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना कंपलसरी है, वरना देश में आपातकाल लग जाएगा। लिखो जरा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है, वरना आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में, ये बहुत बार ये पेपर में आ चुका है। ये
समझ रहे हो? बताइए जी, डन? बताइए जी। अब हम बात करते हैं बेटा कि राष्ट्रपति को बेटा शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा कि मैं संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखूंगा, मैं कभी भी घूस नहीं लूंगा, कभी भी घुसपैठ या ऐसे जो भी लेते हैं यार, शपथ लेते हैं, पर एक तो एक मतलब कि एक स्क्रिप्ट होती है, वो देख देख के शपथ भी देख के लेता है, देश कैसे चलाएगा? समझ रहे हो? बताइए जी। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को बेटा शपथ कौन दिलाएगा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर पूछ लेगा एक राष्ट्रपति कितनी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार बन सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चे, एक राष्ट्रपति जितनी मर्जी बार चाहे वो उतनी मर्जी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वो जीतता है। समझ रहे हो? तो लिख लो, एक राष्ट्रपति जितनी मर्जी बार चाहे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही बार बन सकता है। यूएसए में प्रावधान क्या है कि सबको मौका मिलना चाहिए भाई, तो यूएसए में केवल 2 ही बार बन सकता है, ऐसा है। यूएसए में केवल 2 ही बार बन सकता है, बार बार नहीं बन सकता है अमेरिका में ऐसा प्रावधान ये है कि केवल 2 बार बन, उसके बाद भाई और औरों को भी मौका दे, जो तू ही घुस रहा है यहां पर। समझ रहे हो? समझा नहीं? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो यूएसए में जो है आप केवल 2 ही बार जो है क्या बन सकते हैं, उस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बार बार आप नहीं बन सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? अब हम बेटा बात करेंगे राष्ट्रपति की उन शक्तियों के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की उन शक्तियों के बारे में जिसका प्रयोग करने पर देश में भूचाल आ सकता है। और वो कौन सी शक्तियां बेटा? वो शक्तियां हैं आपातकालीन शक्तियां। तो अपने पास लिखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सी पावर? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अगर आपसे पूछ लेगा कि आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है बेटा, तो ये ली गई है कहां से बेटा? जर्मनी से ली गई है। कहां से ली गई है? आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है? आपातकालीन शक्तियां ली गई है जर्मनी से। ये नहीं कि हमने कहा कि हाँ हमें भी दे भाई, जैसा काम वो करे थे हमने उसको फॉलो किया, जैसा प्रावधान वो है वो हम वैसा फॉलो करते हैं। आपातकालीन शक्ति कहां से ली गई है? जर्मनी से। कौन लागू कर सकता है? केवल राष्ट्रपति लागू कर सकता है। केवल राष्ट्रपति लागू कर सकता है आपातकाल, बाकी कोई लागू नहीं कर सकता है। समझ रहे हो? आपातकाल केवल राष्ट्रपति लागू कर सकता है। और ये बेटा कितने तरह का होता है आपातकाल? आपातकाल 3 तरह का होता है। कितने तरह का? आपातकाल 3 तरह का होता है। नंबर 1 बेटा राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 1 कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। नंबर 2 बेटा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन। और नंबर 3 होता है, नंबर 3 कौन सा है? हाँ जी, वित्तीय आपातकाल। मेरा कहने का मतलब बेटा ये है कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह का होता है। कितने तरह का? राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह का होता है। कौन कौन सा बेटा? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। कितने तरह का? सुन लो मेरी बात सुन लो। आर्टिकल 352 लिखो मत, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 3 तरह का होता है। 352 में क्या है बेटा? 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि अगर राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाए, मैं लिखवा दूंगा आपको, अगर राष्ट्रपति को यह अनुभव हो जाए कि किसी बाहर देश से हमारे देश पर अटैक होने वाला है, या फिर राष्ट्रपति को यह लगता है कि हमारे ही देश के अंदर कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है
जिससे कि देश को बहुत ज्यादा खतरा है, तो राष्ट्रपति तुरंत जो है कौन सा आपातकाल लागू करेगा बेटा? राष्ट्रपति तुरंत लागू करेगा कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि ये दो तरह का होता है बेटा, एक आंतरिक और एक बाहरी आपातकाल। आंतरिक मतलब जब अपने ही देश के अंदर स्थिति खतरे वाली हो, बाहरी मतलब जब कोई चाइना से अटैक होना हो, पाकिस्तान से अटैक होना हो, तो बहुत ज्यादा खतरा हो, तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। ये कितनी बार लग चुका है बेटा? राष्ट्रीय आपातकाल अब तक बेटा 3 बार हमारे देश में लग चुका है। कितनी बार? सुन लो बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। ये 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है जी। 1962 में कौन सा आपातकाल लगा था बेटा? 1962 में कौन सा आपातकाल लगा था? बाहरी आपातकाल। कौन सा आपातकाल लगा था? सुस्ती मत फैलाओ। कौन सा आपातकाल लगा था? कौन सा आपातकाल लगा था? 1962 में जो आपातकाल लगा था वो लगा था बेटा बाहरी आपातकाल। यानी कि मेन कारण था भारत और चीन के बीच का युद्ध। और ये युद्ध बेटा उस समय हुआ था जब भारत इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं था। चोरों की तरह भारत पर अटैक किया गया। समझ रहे हो? यानी कि 1962 का आपातकाल जो है, ये जो है उस समय भारत पर अटैक किया गया था जब भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था। और इस युद्ध का जो मेन कारण था, इस युद्ध का जो मेन कारण था बेटा वो था नेफा। क्या था? नेफा। नाम सुना है नेफा का? इस युद्ध का मेन कारण था नेफा। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि जिसको आज के टाइम में आप अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं ना बेटा, जिसको आप आज के टाइम में अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उसी को पहले किस नाम से जानते थे? नेफा के नाम से जानते थे। यानी कि इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? नेफा। अब आप सोच रहे होंगे सर कि यह सबसे बड़ा कारण कैसे था? तो बेटा अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है, मैंने आपको करवाया था। अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है तवांग मठ। नाम सुना आपने? तवांग मठ। अच्छा, ये जो मठ है ये उस समय और अब भी है, उस समय ये तिब्बत के लोगों का बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल था। मठ मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? पूजा वगैरह करते हैं, तो वो मठ होता है। तो ये तिब्बत के लोगों का जो है मेन धार्मिक स्थल था ये। यहां पर वो बिल्कुल तीर्थ यात्रियों की तरह यहां पर आते थे। वो कौन? तिब्बत के लोग। समझ रहे हो? और तिब्बत, ये उन दिनों की बात है जब तिब्बत ना तो पाकिस्तान का, ना तो चाइना का हिस्सा था, ना ही भारत का हिस्सा था। ये उस समय की बात है। और ये उन दिनों की बात है जब भारत और चाइना के बीच जो है बहुत गहरी दोस्ती थी। भारत चाइना की तारीफ करते करते थकता नहीं था। यानी कि भारत का यह मानना था अंजलि जी कि एक लड़की धोखा दे सकती है पर चाइना आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। बिल्कुल तारीफें भारत जो है चाइना की बांधता था। चाइना ऐसा है, चाइना ऐसा है, चाइना ऐसा है। लेकिन भाई आप एक बार भारती जी मेरे कहने पर आप एक बार कोबरा सांप को गले लगा लो। आप एक बार मेरे कहने पर आप एक बार भेड़िए के झुंड में घुस जाओ। लेकिन पाकिस्तान और चाइना ये दो ऐसे देश है जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये ऐसे कुत्ते हैं दोनों, ये दोनों ऐसे कुत्ते हैं जिनकी पूंछ आप 12 महीने एक पाइप के अंदर रखोगे सीधी हो जाएगी, और 12 महीने जब आप निकालोगे ना फिर भी टेढ़ी रहेगी। अरे भाई, हमने चाइना के लिए क्या क्या नहीं किया, आप सोच नहीं सकते। अगर इस वीडियो कॉल के लिए मोदी जी भी देखे ना, सर बता रहा हूं, तो मैं आपको उनको भी याद रहेगा कि चाइना के लिए हमने क्या क्या नहीं किया बेटा। 1951 में बेटा क्या हो रहा था? यूएसए और जापान की एक संधि हो रही थी, शांति संधि, जिसमें भारत को बड़े ही आदर सम्मान के साथ बुलाया गया था कि भाई भारत आ और हमारे इस संधि में भाग ले। भारत ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया था कि भाई चाइना नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, और हम अमेरिका की नजर में हम क्या हो गए? गिर गए। समझ रहे हो? यानी कि भारत का मतलब उस टाइम एक ही था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर पर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वाह जी, तुम लोग भी बड़े डायलॉगबाज हैं। अच्छा, दूसरी बात यार, इसके बदले हमें क्या मिला? युद्ध की चुनौती।
भारत ने चाइना ने हमें युद्ध की चुनौती बेटा तब दी जब हम युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने हमें युद्ध की चुनौती बेटा तब दी जब हमने 1951 में 1950-51 की बात है, कोरिया का युद्ध चला हुआ था। कोरिया का युद्ध चला जिसमें कि 25 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 25 लाख। 2.5 मिलियन लोग कोरिया के युद्ध में मारे गए थे। और अमेरिका बोल रहा था कि तू जो है इसमें साथ दे हमारा, लेकिन हमने अमेरिका को दरकिनार करके हमने चाइना का साथ दिया। लेकिन किसको पता था कि ये जो छोटे छोटे नैना है बेटा, छोटी छोटी आंखें देखिए हमने चाइना की, ये जो छोटे छोटे नैना है ये दगाबाज कर जाएंगे। समझ रहे हो? अच्छा सुनो मेरी बात। दूसरी बात, इसने हमें उस समय युद्ध के लिए ललकारा, इसने हमें उस समय हमारे ऊपर अटैक किया जब जो है हमारे भारत के लोग एक ही नारा लगाया कि भारत चीनी भाई भाई है, भारत चीनी भाई भाई है। हर बार बेटा चाइना ने हमें धोखा दिया है, हर बार, एक बार नहीं बार बार चाइना ने हमें धोखा दिया है। और किस चीज के लिए? एक छोटी सी चीज के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए। अरुणाचल प्रदेश के लिए अरे प्यार से मांगता तो हम दे नहीं देते, प्यार से मांगता तो हम अरुणाचल प्रदेश दे देते। लेकिन भैया इसने हमारे ऊपर अटैक किया जब हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इससे भी बुरे हाल है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने तो बेटा हमारे देश के ऊपर तब आक्रमण किया जब उसको मौका मिला। और आक्रमण सामने सामने नहीं किया, आक्रमण हमेशा उसने पीठ पीछे किया हमारे देश पर। याद है आपको 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई। कब? 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई जब उसने देखा कि भाई अब तो भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई है। अब भारत के पास जो है राजनीति के लिए सामने कोई चेहरा नहीं है। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जो है भारत जो है अब थोड़ा शिथिल भी पड़ गया है, उतनी पावर नहीं रही। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि अब मैं कश्मीर के मुद्दे को उठाऊं और एक काम करता हूं, कश्मीर पर धीरे धीरे मैं कब्जा करने की कोशिश करता हूं। तो उसने क्या किया, 1964 में पाकिस्तान के सरक्रीक वाले क्षेत्र में, सरक्रीक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में उसने क्या कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। चुपके से, सामने से नहीं कर सकता सुअर की औलाद, समझ लो, चुपके से उसने क्या कर दिया, भारत पर अटैक कर दिया। और जब भारत ने इसका बैक डिफेंड करना चाहा तो इंग्लैंड बीच में आ गया और इंग्लैंड ने रोक दिया। और जब इंग्लैंड ने रोकना चाहा तो हम मान गए। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि नहीं यार, अगर हम भारत पर दबाव बनाएंगे तो इसी तरह से जो है हम पक्का एक दिन कश्मीर को ले आएंगे। और उसने क्या किया साले ने, 1965 में इसने सुअर की औलाद ने क्या कर दिया, 1965 में इसने क्या कर दिया, कश्मीर में अपने कुछ आतंकी भेज दिए। कश्मीर में इसने अपने कुछ आतंकी भेज दिए। और कश्मीर में जब उसने आतंकी भेजे तो कश्मीर के लोगों को, जो मुस्लिम भाई हमारे कश्मीर में, उन लोगों को जो है भड़काने की कोशिश की भारत के खिलाफ। और वो तो कश्मीर के मुस्लिम भाई है, उन्होंने क्या कर दिया, उल्टा पुलिस के हवाले कर दिया। किसको? उन कश्मीर में जो आतंकी आए थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और ये भी पाकिस्तान का प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। यही नहीं बेटा, 1971 में इन सुअर की औलादों ने फिर से हमारे देश, इन्होंने 1971 में फिर से क्या किया, भारत के हवाई अड्डों पर क्या कर दिए, कब्जे कर दिए। भारत के हवाई अड्डों पर इन्होंने क्या कर दिए, कब्जे कर दिए। वहां पर इन्होंने अटैक करने फिर से शुरू कर दिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। 1971 में इन्होंने अटैक कर दिए। और जब उन्होंने भारत के जो है हवाई अड्डों पर इन्होंने हमले किए, जिसको इन्होंने चंगेज खान ऑपरेशन के नाम से जाना गया है। तो चंगेज खान के भी रखेल के औलाद है साले में, तो ये इतनी नफरत इनसे हो चुकी है, समझ रहे हो। तो चंगेज खान ऑपरेशन के नाम से इन्होंने पीठ पीछे चुपके से अटैक किया। फिर से हमने जब इन पर अटैक करने की कोशिश की, फिर से इन्होंने युद्ध विराम के लिए कहा, हम मान गए। यही नहीं, 1999 में इन्होंने 3000 सैनिकों के साथ कारगिल पर अटैक किया। और जब कारगिल पर भी इन्होंने चुपके से अटैक किया और उसका हमारे भारतीयों ने बेटा करारा जवाब दिया। और इतना ही नहीं मनीषा कोइराला जी, इतना ही नहीं, 2019 में इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर अटैक किया था। और उस दिन, जिस दिन वैलेंटाइन डे हमारे भारत में था, उस दिन अटैक किया था। 14 फरवरी 2019 को इन्होंने 40 शहीदों को हमारे मारा। और ये भी सामने से नहीं किया, ये भी
पीठ पीछे वार किया। छुपन छुपाई खेल रहे थे हमारे साथ बेटा। अगर एक भी बार सामने से वार करता था फिर पता चलता ना, नहीं कर सकता बेटा, ये इसकी है क्या औकात इसकी यार, समझ रहे हो। यही नहीं बेटा, दूसरी अंजलि, यही नहीं, 22 अप्रैल 2025 में इसने फिर से जम्मू कश्मीर के पुलवामा पहलगाम में इसने अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसने अटैक किया। और यह भी कैसा किया, चुप कैसे अटैक किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला यार इतनी छुपन छुपाई तू खेल रहा है, काहे छुपन छुपाई खेल रहा है, एक आधी छुपन छुपाई हम भी खेल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रातों रात जो है पाकिस्तान के 8 आतंकवादी ठिकानों पर क्या कर दिया, उन पर हमला कर दिया, उनको खत्म कर दिया। इससे पाकिस्तान और ज्यादा भड़क गया। हमने बोला कि भड़कता जा और फिर से यार अमेरिका बीच में आया कि युद्ध को विराम दो, युद्ध को विराम दो। 2 बार ये ऐसा कर चुका है, फिर से विराम दो, फिर से युद्ध को विराम दो। लेकिन मैं तो मतलब कि अगर मुझे कभी मोदी सरकार को कहने का मौका मिले ना, मैं तो ये कहूंगा यार कि किस विश्वास पर आपने युद्ध को रोका है। देखो तो यार 1964, 1965, 1971, 1999, 2019, 2025 ये मेजर अटैक है जो इसने चुपके से हमारे भारत पर किए गए हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान इस छोटे से समझौते से सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा बेटा, ये फिर से भारत पर अटैक करेगा। क्योंकि भैया हमें पाकिस्तान को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कैंसर को खत्म करने के लिए हमें कैंसर के कीड़े को मारना पड़ेगा। तो सरकार की सबसे बड़ी गलती जो मैं अपने पर्सनल व्यू से मानता हूं बेटा, वो ये है कि आप सरकार ने युद्ध रोका। सबसे बड़ी गलती है सरकार की है। यूएनओ का क्या है बेटा, सुरक्षा परिषद का तो काम ही है बेटा कहना कि युद्ध रोको, शांति रखो। उसने तो रशिया यूक्रेन युद्ध में भी कहा था कि शांति रखो, शांति रखो। रशिया नहीं रुका। रशिया ने जब तक यूक्रेन की सारी हकड़ी निकाल दी ना, तब तक अब यूक्रेन चैन से बैठा है आराम से। पहले बोला नहीं हम रशिया के साथ ऐसा कर देंगे, रशिया के, अरे 16 भारत को जोड़कर रूस बनता है और ये तो छोटा सा है, यूक्रेन तो छोटा सा क्षेत्र है। अब यूक्रेन चैन में है, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी यही मजा थोड़ा आ जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं मानता है बेटा, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानता है। और मेरा तो ये भी पर्सनल सुझाव है कि जब अगली बार सुरक्षा परिषद की कभी बैठक होगी तो साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री जी को या फिर हमारा जो भी वहां पर विदेश सचिव होगा, वहां पर साफ तौर पर जो है यूएनओ की मीटिंग में भारत को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, साफ तौर पर कहना चाहिए कि पाकिस्तान बार बार भारत पर अटैक कर रहा है और बेवजह अटैक कर रहा है, और रिटर्न में ये दे कि हम भारत पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। और अगर वो दोबारा बेवजह हमला करता है तो हम जो है क्या कर देंगे, अगर दोबारा बेवजह हमला करता है तो हम क्या कर देंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान मना करता है, अगर पाकिस्तान इसके लिए मना करता है तो आप क्या करो, सतलुज, रावी, चिनाब और सिंधु, इन सारी की सारी नदियों का पानी क्या कर दो, आप रोक दो। कम से कम भारत की तो सिंचाई की जरूरतें पूरी होगी बेटा। और जब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, बरसात का महीना हो रहा है, जब आपको लगेगा बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, हमारे पास पानी फुल है, खान सर ने भी कहा था कि उस पानी को क्या कर दो, पाकिस्तान की तरफ फेंक दो, पाकिस्तान की तरफ फेंक दो, डूब के साला मर जाएगा। समझ रहे हो। तो कश्मीर समझौता का उसने इतनी बार उल्लंघन किया। 1947 में कश्मीर समझौता होता भारत और पाकिस्तान के बीच, उसने कश्मीर समझौते का बहुत बार उल्लंघन किया है। अब कश्मीर समझौते का उसने बहुत बार उल्लंघन किया, तो एक बार अगर हम भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करें तो क्या दिक्कत है यार। समझ रहे हो। सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि अगर कर भी दी गलती तो अब उसको यह सुधार करना चाहिए कि आप यूएनओ की मीटिंग में, सुरक्षा परिषद की मीटिंग में ये कहें कि अब दोबारा अटैक ना करें। वैसे मुझे लग रहा है कि फिर से अटैक करेगा। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरा तो ये भी पर्सनल व्यू है कि प्रधानमंत्री जी को, रशिया के प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि जो आप पाकिस्तान को, जो आप बिटुमिनस कोयला देते हैं, बिटुमिनस कोयला होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी कोयला होता है, आप कच्चा तेल देते हैं, गेहूं देते हैं, पाकिस्तान को भूखा मार दीजिए। अभी स्टील प्लांट की भारत ने जो है, स्टील प्लांट की रशिया ने जो है पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के जो उसके साथ जो है आप समझौता किया है, उसको भी रद्द कर दे। अगर सच में रशिया हमारे को जो है अपना दोस्त मानता है तो रशिया को ये सारी चीजें करनी चाहिए। लेकिन रशिया भी आगे नहीं आ रहा है।
ये लोग सारे लोग बहुत मतलब ये लोग, समझ रहे हो। तो पाकिस्तान बेटा ऐसे तो नहीं मानने वाला जब तक उसको ढंग से डोज नहीं मिलेगी ना। एक चोर बोल रहा था कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो हम भारत की सांसें खींच लेंगे। क्या था, मुझे उसका नाम याद, ओवैसी क्या नाम था उसका, कि हम, सुना था आपने वो, कि हम भारत की सांसें खींच लेंगे अगर चिनाब नदी का पानी। अरे सांसें तो अब खींचेगा ना जब तुझे पानी मिलेगा, तेरी तो ऐसे ही सांस निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारी की सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये भारत का विरोध करने से नहीं हटेंगे जब तक इनको चैन नहीं पड़ेगी। यूक्रेन चैन से बैठा है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि 1962 का जो युद्ध हुआ, इसके पीछे मेन कारण क्या था, इसके पीछे मेन कारण था नेफा। और खैर हम नेफा से लेकर किस किस मुद्दे तक गए, इन मुद्दों पर बात करने बेटा जरूरी थी, क्योंकि मैं सीधी सी बात बोलता हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। और क्योंकि मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर वो मुद्दा जो हमारे देश में पुराने समय में हुआ था, मैं आपसे डिस्कस करूं। मैं आपसे 1977 से 1977 और 1992 का जो हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगा था, इसी में आता वो भी डिस्कस करूंगा। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध, वो भी डिस्कस करूंगा। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, वो भी डिस्कस करूंगा। 1975 का जो आंतरिक आपातकाल था, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता, सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसा मैंने आज आपको ये स्टोरी बताई है, क्योंकि मैं आपकी जड़ों को मजबूत करना चाह रहा हूं, ठीक है। और आपकी नहीं, ऑनलाइन भी जितने लोग इन फ्यूचर देखेंगे उनकी मैं जड़ें मजबूत करना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा, समझ रहे हो। आप ये 15 मिनट की चीज़ मत देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके पीछे की मेहनत देखिए बेटा। आप विश्वास नहीं करोगे, जो मैंने आपको बातें बताई है 1975 का, ये जो डेटा मैंने आपको कलेक्ट करके दिया है ना बेटा, ये डेटा जो आपको मैंने कलेक्ट करके दिया है, इसमें मेरी 5 घंटे की मेहनत लगी है कि आखिर ये जड़ क्या थी भारत और पाकिस्तान के बीच और चाइना के बीच, क्यों ऐसा युद्ध होता है, क्यों चाइना भारत को नहीं मानता, क्यों भारत पाकिस्तान या चाहे पाकिस्तान भारत को नहीं मानता। कल रात पूरे 7 बजे से लेकर मैं बैठा हुआ और मुझे 1:30 बजे तक कोई पता नहीं था रात को कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर जाकर मैंने ये डाटा लाया, फिर आपको मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था पुराने समय में, समझ रहे हो। तो ये पेपर में आने वाली चीज़ें हैं, अपने पास लिख लो ये चीज़ें, ठीक है, लिख लो फटाफट से, और बाकी हम कल पढ़ेंगे। इसको कर दो अब।